एवरीवन, दिस इज रोहित फ्रॉम वीज़ास फाइल्स। आज हम बात करेंगे अबाउट यूएसए टूरिस्ट वीज़ा। बहुत लोगों की क्वेरीज रहती है कि यूएसए किस अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहिए, कैसे आप रिफ्यूज़ल से बच सकते हो। तो आज हमने सर्च आउट किया इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, और हमारे पास एक बेस्ट कंपनी आई है जो कि है राधे इमिग्रेशन, जो जहाँ पे आप यूएसए का वीज़ा भी अप्लाई करा सकते हो। तो आज हम उनके ओनर से बात करेंगे अबाउट यूएसए टूरिस्ट वीज़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन एंड मैं आपका स्वागत करता हूं राधे इमिग्रेशन कंसल्टेंट में। आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूएसए टूरिस्ट वीजा को लेकर एंड इसमें मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपके जो भी क्वेरीज होती हैं, जो डाउट्स आपके मन में होते हैं यूएसए टूरिस्ट वीजा लेने के लिए, वो सभी आपके क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पॉडकास्ट। यूएसए की क्या एज लिमिट रहती है, कितनी एज में अप्लाई करना चाहिए जिससे वीजा सक्सेस रेट अच्छा हो? देखिए, उसमें एज ग्रुप आपका मैटर नहीं करता। आपकी एज ग्रुप चाहे 18 साल हो या आपकी 20 साल हो, आपकी प्रोफाइल किस तरह की है उस पर वीजा आपका डिपेंड होता है। आप इंटरव्यू किस तरह से फेस कर रहे हो, आपकी अर्निंग्स कितनी है। अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर हैं एंड फादर की सपोर्ट आप लेकर जा रहे हैं, तो फादर की इनकम कितनी है, फादर कितना आपके अर्न करते हैं, ये सब चीजें उसमें डिपेंड करती है। इसमें आपका एज ग्रुप नहीं डिपेंड करता, इसमें मैटर करती है आपकी प्रोफाइल। तो अगर प्रोफाइल आपकी वीजा के अकॉर्डिंग है, अर्निंग्स आपकी अच्छी है, 70 से 80 हजार रुपये मंथली इनकम आपके पास है, तो आप आराम से आपका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे कि बहुत बच्चे जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और 21 साल है उनकी उम्र और 22 साल है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं सिंगल? हाँ, वो अपने फादर सपोर्ट पर कर सकते हैं, अपने स्टडी के टाइज यहाँ शो कर सकते हैं। उनके फादर के पास सफिशिएंट सेविंग होनी चाहिए। ट्राई कीजिए कि आप 10 से 15 लाख शो कर पाए। तो आप और एफडी, जैसे बहुत लोगों की ये क्वेरीज होती है कि अगर बस हम एफडी ही दिखा दें और सेविंग्स में उनके अकाउंट में फंड्स नहीं है, तो इससे रिलेटेड तो देखिए, यूएस में आपकी एक चीज होती है, डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट नहीं होते। यूएस में आप सिंपली वीजा ऑफिसर को बोल सकते हो कि मेरे पास इतने की एफडी है एंड मेरा वीजा अप्रूव होने के बाद मैं उसको मैच्योर करवा लूंगा। ओके। और बहुत बच्चों की ये भी रहती है कि जैसे जो 18 प्लस नहीं है और तो उन्हें वो सिंगल तो आई थिंक अप्लाई नहीं कर सकते नहीं। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ, अगर मदर और सन अप्लाई कर रहे हैं और फादर नहीं जा रहे, बट जो फैमिली में कमाने वाला है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो ओनली फादर है, तो उस पे किस अकॉर्डिंग फाइल जा सकती है? इसमें डिपेंड होता है मदर एंड सन जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने प्रीवियसली कोई कंट्री ट्रैवल किया है कि नहीं किया, साथ में ये चीज वहां पर देखी जाती है। और ज्यादा सेफर इसमें यही रहता है कि आप फादर के साथ अप्लाई करें जो अर्निंग मेंबर है फैमिली के। ओके। मोस्टली पर्सन्स की एक बार रहती है अबाउट फैमिली कि हाँ फादर नहीं जा रहे और मदर सन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये रमन जी ने बताया हमें कि वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको वीजा सक्सेस रेट अगर आपको हाई करने हैं तो आप अपने अगर फादर के साथ अप्लाई कर रहे हो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? ठीक है। और क्या वीजा फीस रहती है और क्या एक्सपेंस रहता है यूएसए का, अगर वो सिंगल अप्लाई कर रहे हैं या वो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं? वो आपकी एप्लीकेशन फीस रहती है जो आईएनआर में करंटली 17,000 के आसपास में जा रही है, और 185 यूएसडी आपकी फीस रहती है। वो पर एप्लीकेंट है, आप चाहे किसी एज ग्रुप में अप्लाई करें, सबके लिए वो सेम रहती है। ओके। और बहुत लोगों की ये भी क्वेरीज रहती है कि इंटरव्यू में उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता, तो इंटरव्यू में ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि उनके जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो सके, और उन्हें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आधे कहते हैं डीएस 160 का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो डीएस 160 में फिल करते हैं वही आपको इंटरव्यू में बोलना, उससे अलग नहीं बोलना। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? रोहित जी, इसमें आपकी पूरी सच्चाई है कि डीएस 160 जो आपका फॉर्म होता है, वीजा ऑफिसर उसी से आपसे क्वेश्चनिंग करता है, क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करा। पहले से वीजा ऑफिसर आपको पर्सनली नहीं जानता। डीएस 160 में जो डिटेल आपने मेंशन करी है वीजा ऑफिसर के लिए वही सच है एंड उसी के बिहाफ पर वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। रिजेक्शन का मेन रीजन भी यही होता है क्योंकि जिनके साथ डीएस शेयर नहीं करते, जिन कंसल्टेंट के साथ आप अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली कई होते हैं कि आपको डीएस नहीं देते हो और उसमें आपका डाटा मिसमैच हो जाता है। आपने वहां मेंशन करा है कि आप 80,000 रुपये मंथली अर्न कर रहे हो, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तब आप बता रहे हो कि 60,000 है, 70,000 है, या आप 1 लाख प्लस बता रहे हो, तो वो मिसमैच होगी। वहां पे ऑफिसर को आपका डाउट हो जाता है और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है।
ओके। और बहुत एजेंट्स ये भी करते हैं कि हाँ आपको DS-160 वहीं मिलेगा, जैसे जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो मेनली, और आपका ट्रैवल प्लान भी आपको वहीं दिया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत गलत चीज है जो हाँ एजेंट्स करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने क्लाइंट्स को पहले ही DS-160 दिखाना भी चाहिए और उसको पढ़ाना भी चाहिए कि हाँ आपके DS-160 में ये इन्फॉर्मेशन फिल्ड है। तो आप क्या अपने क्लाइंट्स को ये सारी चीजें आप पहले ही प्रोवाइड करते जी, हम इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं और साथ में उनको डीएस शेयर कर दिया जाता है। फाइनल सबमिशन से पहले भी हम एक बार चेक करवाते हैं कि सर आपकी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लो। एंड जब फाइनल सबमिट हो जाता है तो उसके बाद एक कंफर्मेशन कॉपी निकलती है, जो अपनी कंफर्मेशन होती है डीएस की, वो क्लाइंट के साथ शेयर की जाती है, जो उनको बायोमेट्रिक के लिए लेकर जानी होती है। एंड उसी के साथ एक डीएस फाइनल होने के बाद भी डाउनलोड होता है, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, वो भी क्लाइंट के साथ शेयर किया जाता है कि आप फ्यूचर में जब इंटरव्यू देना है तो इसी के बिहाफ पर आपको सभी क्वेश्चनिंग की जाएगी, और उसके लिए हम तैयारी भी उनकी पहले से करवाते हैं। तो क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली इंटरव्यूज में, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि हाँ इससे रिलेटेड आपको लाइक आप प्रिपेयर होने चाहिए कि ये क्वेश्चंस मेनली और प्रोबेबली पूछे जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्बेसी में? क्वेश्चन आपके सभी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि आप क्या काम करते हैं, किस पर्पज से यूएस से जा रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, और बस ये चीज होती है, वो घुमाकर पूछ लेता है। ओके, जिसमें पूछना सब कुछ आप ही के लिए है, लेकिन वो घुमाकर पूछ लेते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं स्टक होके आपका वीजा रिजेक्ट। तो मेनली बात ये है, अगर आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में सारा पता है, क्लाइंट को अपनी प्रोफाइल के बारे में सारा पता है, तो वो इजीली इंटरव्यू क्रैक भी कर सकता है और अपना वीजा हासिल कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर होता है। जो मेन रीजंस होते हैं रिफ्यूजल के, वो क्या रहते हैं? कि बहुत लोग कहते हैं हमारा ऐसे ही रिफ्यूजल आ गया, कोई रीजन नहीं दिया। तो क्या रीजंस होते हैं रिफ्यूजल के, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? इसमें मेनली डिपेंड करती है एक तो आपकी प्रोफाइल, एंड सबसे मेन होता है आपको इंटरव्यू अटेंड करने का तरीका। अगर आप वहाँ वीजा ऑफिसर के सामने खड़े हो और आप नर्वस हो रहे हो, इलीगल एप्लीकेंट के लिए जो एक अलग इंटेंशन से अपना वीजा अप्लाई करते हैं, उनकी ये नर्वसनेस, और जो पर्सन फर्स्ट टाइम इंटरव्यू अप्लाई कर रहा है, इंटरव्यू के लिए अपीयर वहां पर हो रहा है, उसकी नर्वसनेस, दोनों में फर्क होता है। और इस चीज के लिए वीजा ऑफिसर आपकी सिर्फ देख के ही पकड़ लेता है। तो मेनली बात ये है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस कराते हो लाइक एज आप एम्बेसी मेंबर बन के, और अपने जो क्लाइंट्स आपके जिनकी आपने फाइल लगा रखी है उनको प्रैक्टिस कराई जाए। क्या चीजें आप कराते हो? जी, हमारी साइड से जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट पिक हो जाती है, 1 महीना पहले से हम आपकी तैयारी शुरू करवा देते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई, आपको 2 या 3 दिन बाद डीएस फिल हो जाता है, और उसके बाद आपसे क्वेश्चनिंग डेली स्टार्ट हो जाती है। तो शाम को 1 घंटे का डेली सेशन होता है, जिसमें हमारे सभी एप्लीकेंट्स जुड़े होते हैं, आपस में भी वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और हम भी उनके साथ क्वेश्चनिंग करते हैं। और कितने फंड्स होने चाहिए, और क्या फ्रेश फंड्स चल सकते हैं यूएस अगर वो टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों की मिथ होती है कि टूरिस्ट वीजा में फ्रेश फंड चल जाते हैं। तो वो एम्बेसी क्या चीज देखती है, क्या फंड्स होल्ड होने चाहिए या फ्रेश होने चाहिए? यूएसए में इसी चीज में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपके फ्रेश फंड चल जाते हैं। आप अकाउंट में पेमेंट डलवाइए, बैलेंस सर्टिफिकेट लेकर एम्बेसी पहुंच जाइए। क्या स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपके नहीं चाहिए, सिर्फ डीएस की कंफर्मेशन होती है। वो आपको वहां लेकर जानी है, उसी के बिहाफ पर जो डीएस में डिटेल्स है वही क्वेश्चनिंग करनी है। अगर कोई जॉब कर रहा है, जॉब में जैसा आपने कहा फ्रेश फंड चल जाते हैं, तो उसकी सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड रहेगी? नहीं, तो ओनली एनओसी वगैरह नहीं चाहिए? आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपकी डीएस की कंफर्मेशन आप लेकर जाइए, और उसी में जो आपसे डिटेल्स है ना, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपको वीजा मिलना है। आपके कोई डॉक्यूमेंट आपके जॉब के नहीं चाहिए, बिजनेस के नहीं चाहिए, या किसी तरह के फंडिंग के लिए नहीं है। ओके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरत पड़ेगी ओनली DS-160 फिल करने के हाँ, लिए। वहीं पर आपको डिटेल्स फिल करनी है बस। ठीक है। उसके बाद बहुत क्लाइंट्स की ये भी क्वेरीज रहती है कि इंटरव्यू के टाइम पे वो कहाँ की लाइक उठा सकते हैं अपॉइंटमेंट, लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई, और कहाँ अच्छा रहता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वीजा ऑफिसर जो वहां पर बैठते हैं 6 महीने में उनको चेंज कर दिया जाता है। वो उनको खुद नहीं पता वो कौन सी मैसेज आ रहे हैं। तो इस चीज में आपको कोई इश्यू नहीं है, आप किसी भी मैसेज में जाएं, वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा एंड आप कर सकते हैं। तो जैसा कि रमन जी ने बताया, अगर आपकी मिथ है या कोई नॉन वन है आपके जिनकी मिथ है कि हाँ वहाँ बेंगलोर अच्छा एम्बेसी है या न्यू दिल्ली अच्छी एम्बेसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका DS-160 प्रॉपर फील्ड होना चाहिए एक्यूरेसी के साथ, तो इसमें आप वीजा ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट स्पॉन्सरशिप की। जैसे बहुत लोगों की फैमिली होती है यूएसए में,
ब्लड रिलेशन के भी होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं जो नॉन ब्लड रिलेशन होते हैं, तो उन्हें क्या अपने स्पॉन्सर दिखाने चाहिए या ओनली अगर वो टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें स्पॉन्सर दिखाने की नीड नहीं है? ये डिपेंड करता है आपका स्पॉन्सर किस बेस पे गया था। अगर वो खुद ही इलीगल वे से गया तो आप बिल्कुल भी उनकी स्पॉन्सरशिप ना मंगाए, आप ही की प्रोफाइल को वीक करेगा। लेकिन अगर वो जेन्युइन तरीके से गए एंड जेन्युइनली वहां पर एक लीगल स्टेटस के साथ वो रह रहे हैं तो आप उनकी स्पॉन्सरशिप मंगा सकते हो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट क्रिएट करेगा। और किसी का अगर फ्रेंड सर्कल यूएसए में है, क्या उनकी स्पॉन्सरशिप फिर भी काम करेगी अगर वो इनविटेशन भेज रहे हैं? वो आपकी जरूर काम करेगी, वो आपका सिर्फ एक पर्पस ऑफ विजिट को क्लियर करता है, लेकिन मेन डिपेंड आप ही की प्रोफाइल ने करना। आप ही की प्रोफाइल ये चीज बताती है कि आपको वीजा देना है कि नहीं देना। और मिनिमम फंड्स कितने होने चाहिए? लाइक 5 लाख से भी काम चल जाएगा या 10 to 12 लाख होने चाहिए? आप ट्राई कीजिए 6 से 7 लाख के आसपास आपके पास हो सिंगल एप्लीकेंट के लिए। अगर फैमिली या बच्चे साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पर एप्लीकेंट आप ट्राई कीजिए कि 2 से 3 लाख आप प्लस करते चले आपके अकाउंट। और बहुत लोगों की ये भी होते हैं जो खुद अप्लाई करते हैं मोस्टली, वो इस अकॉर्डिंग कर देते हैं कि आप अपना 30 डेज का ट्रैवल प्लान बना लेते हैं, 1 मंथ का, और उससे कई बार 25 डेज का, 20 डेज का। तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहें, क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए आप अगर 30 से 35 दिन का प्लान बना रहे हैं तो वहां पर आपका लिविंग एक्सपेंस भी आना है। आप चाहे स्पॉन्सरशिप पे जाएं या आप टूरिज्म वीजा के लिए जाएं, आपने अगर 30 से 35 दिन का प्लान दिखाया है और कुछ जेन्युइन रीजन आपके पास नहीं है तो आपका वहां पर वीजा रिजेक्ट होता है, क्योंकि पर डे की आपकी कॉस्ट वहां पर रहने की आनी है, होटल का आपने पे करना है, आपके फूड वहां पर सब चीजें आपको पे करनी है, तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंस आपका आ जाता है। और उसी के साथ अगर आप महीने के लिए जा रहे हो तो पीछे जो भी आपकी जॉब या बिजनेस कर रहे हो वो आपकी डिस्टर्ब होगी। तो आपके लिए रिकमेंडेड यही होता है कि 10 से 15 दिन का प्लान आप दिखाएं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है और काफी बढ़िया रहता है। हाँ, और उस टाइम में आप जैसे कोई भी टूरिज्म पे जा रहा है, 10 to 15 डेज इज मोर देन इनफ हाँ। फॉर टूरिज्म। और बहुत लोगों की मिथ होती है इस टाइम पे, ये बहुत लोगों की मिथ है भी ये, कि इस टाइम पे रिफ्यूजल रेट ज्यादा है, तो इस चीज के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जी, रिफ्यूजल रेट है अभी, लेकिन करंटली उसमें डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही, क्योंकि काफी लोग मिसगाइड होकर वहां जाते हैं जिसकी वजह से बाद में उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कीजिए जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाए। ओके। और क्या इस टाइम पे रिजल्ट रेट कितने हैं, मतलब कितनी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही है लोगों को, कितने मंथ्स उन्हें वेट करना पड़ रहा है? अगर कोई टूरिज्म के लिए जैसे अप्लाई करना चाहता है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट की रहती है, तो कैसे वो अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं और कितने मंथ में अपॉइंटमेंट मिल रही है बेसिकली? करंटली जो नॉर्मली आपको अपॉइंटमेंट मिलती है वो भी अगस्त के आसपास में जा रही है, अगस्त सितंबर के। एंड दिल्ली के तो काफी टाइम आप देख रहे होंगे कि स्लॉट्स आपको नोट अवेलेबल आते हैं, वहां पे स्लॉट्स नहीं है। लेकिन अगर आप रैंडमली चेक कर रहे हो दिन में, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है वो स्लॉट्स को ओपन होते हैं एंड वो डेली हो रहे हैं। ओके। आपको वो स्लॉट मिल जाते हैं, उन्हें बुक कर सकते हो आप, और वो टोटली फ्री होते हैं, तो किसी को एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने की नीड नहीं होती। तो मेनली जो लोगों के डाउट्स रहते हैं अबाउट यूएसए टूरिस्ट वीज़ा, वो आज हमने क्लियर किए कि क्या प्रोसेसिंग टाइम है यूएसए का, अपॉइंटमेंट किस टाइम मिल रही है, फीस क्या है यूएसए की, और जो स्पॉन्सरशिप पे जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस किए। अगर आपके और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। राधे इमिग्रेशन की वेबसाइट है radheimmigration.com के नाम से, आप वहां विजिट कर सकते हैं अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। और हमारी स्क्रीन पे नंबर भी दे दिया गया है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूएसए टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर आप मेरे रेफरेंस से जाते हो, मेरा नाम है रोहित, अगर आप मेरे रेफरेंस जाते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल पाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू।